क्या भारत के बुद्धिजीवी भारतवर्ष के लिए खतरा नहीं बनते जा रहे हैं? स्वागत है मित्रों हमारे यूट्यूब चैनल द सोशल पल्स बाय सी दीपेशा में। और आज हम आपसे चर्चा करेंगे अपने देश में मौजूद उस वर्ग के लिए जिसको कि सामान्यतः लोग बुद्धिजीवी कहते हैं। बुद्धिजीवी मतलब एक ऐसा वर्ग जो कि समाज के बारे में कुछ चिंतन और मनन करे, समाज की कमियों को निकाले और अगर कोई अच्छी चीज है तो उसको भी निकाले, मतलब मुख्य चीज है उसकी समीक्षा करे और फिर जहां जैसा उचित हो वहां वैसा उसका उपयोग करे। जैसे अगर कोई ऐसी चीज उसको दिखाई पड़ती है कि जो समाज में ठीक नहीं हो रही है या सरकार का कोई ऐसा निर्णय जो समाज के लिए उचित नहीं है, उसके बारे में सरकार को आगाह करना। और अगर समाज में कोई ऐसी चीज दिखाई पड़ रही है जो कि सामाजिक रूप से ठीक नहीं है तो उसके बारे में चर्चा करके समाज को उसके बारे में आगाह करना कि ये चीज गलत है, इसको ठीक किया जाए। और समानता अगर पहले के समय में देखा जाए तो ये काम अपने ऋषि मुनि किया करते थे जो कि समाज का बुद्धिजीवी वर्ग थे। लेकिन आज के समय में जो बुद्धिजीवी हैं और विशेषकर हम अगर अंग्रेजों के शासनकाल के बाद की बात करें, अंग्रेजों के शासन उसके बाद, तो अंग्रेजों के शासनकाल के समय जिनको कि अंग्रेजों ने बुद्धिजीवी माना, उनके लिए उन्होंने एक संगठन तैयार किया और जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उन्होंने समाज के बुद्धिजीवियों को रख के अपने लिए एक ऐसा कुशन तैयार किया कि जो समाज में उनके प्रति विद्रोह हो रहा था, जो समाज में उनके प्रति वैमनस्यता फैल रही थी, उसको रोकने का काम करें। कालांतर में उसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उन्होंने अपनी सत्ता हस्तांतरित की और करना ही था, क्योंकि उन्होंने उसका निर्माण ही इसीलिए किया था कि धीमे धीमे जो है, जब 1857 की क्रांति हो चुकी थी, उनको समझ में आ गया था कि भारतवर्ष में रहना जो है अब आगे हमारा बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उनको अपने यहाँ पर ऐसे प्रतिनिधि तैयार करने थे जो कि उनका स्थान ले सकें। शिक्षा में और बाकी चीजों में उन्होंने अपनी पैठ बना ली थी और बाकी उस पूरी व्यवस्था को वो एज इट इज उनके जाने के बाद भी जारी रख सकें, इसके लिए उन्होंने एक अपनी पूरी एजेंसी तैयार कर ली थी और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में भारतवर्ष में रही और अभी भी है। 1947 में उन्होंने उनको सत्ता हस्तांतरित की। और मजे की बात ये देखी कि जो अंग्रेज उस समय, जैसे मान लीजिए एसपी होते थे, तो उनका डीवाईएसपी कोई जो है यहीं का भारतवर्ष का ही नागरिक होता था, है ना, यहीं का रहने वाला भारतीय होता था। एक बहुत सामान्य सी बात कही जाती है कि वहां से अंग्रेज केवल हथियार लाए थे, वो हथियार चलाने वाले यहाँ के लोग थे, भारतीय थे, और उन्होंने यहाँ के लोगों को प्रशिक्षित करके ही अपने ही लोगों पर हथियार चलाने के लिए प्रेरित किया। तो किस तरह के लोग रहे होंगे यहाँ के जिन्होंने वो हथियार उठाए, जो हथियार चलाए अपने लोगों पर। इसके अलावा जिन लोगों को उन्होंने कांग्रेस में शामिल किया और कांग्रेस चलाई और कांग्रेस को बाद में सत्ता हस्तांतरित की, तो अंग्रेज तो चले गए, जो डीवाईएसपी जो थे उसको एसपी में प्रमोट कर दिया गया। तो वही जो भारतीय जो अंग्रेजों के नौकर के रूप में काम कर रहे थे, वो बाद में यहाँ के लोगों पर शासन करने लगे। और वो पॉलिटिकल पार्टी भी, जिस पार्टी को उन्होंने तैयार किया था यहाँ पर अपने कुशन के रूप में, वही पॉलिटिकल पार्टी जिसको उन्होंने सत्ता ट्रांसफर की, वो भी यहाँ पर एज इट इज बनी रही और बाद में वही शासन सत्ता चलाती रही। लेकिन चूंकि अब कांग्रेस शासन सत्ता में आ गई थी, तो उसके बाद उनको एक ऐसा समाज में कुशन चाहिए था जो कि समाज और कांग्रेस के बीच में कुशन का काम कर सके।
क्योंकि ऐसा नहीं कि सब लोग बेवकूफ थे, उस समय भी बहुत से लोग बुद्धिमान थे। उस समय भी ये लोग समझ रहे थे कि जो ये शासन सत्ता अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस को हस्तांतरित की गई है, ये अंग्रेजों के एजेंट के रूप में काम कर रही है। मैकाले ने शिक्षा व्यवस्था को बदला, बाकी और जो दूसरी व्यवस्थाएं थी उनको अपने अनुरूप ढालकर यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस को सौंपा। तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल था कि इस चीज को चलाएं। तो उसी समय जो कि चीन में और जो रूस में जो मार्क्सवाद और लेनिनवाद का उदय हुआ, उसने कांग्रेस को बहुत सपोर्ट किया। वो जो है भारतवर्ष में जो वो विचारधारा आई मजदूरों के आंदोलन के रूप में, वो बाद में एक वामपंथी विचारधारा के रूप में भारतवर्ष में पनपी और पली बढ़ी। उसी ने यहाँ पर नक्सलवादी पैदा किया। आज जो नक्सलवाद जिसको कि समाप्त करने का एक तरह से घोषणा कर रखी है अमित शाह जी ने कि 31 मार्च 2026 को इसको हम बिल्कुल इस देश से समाप्त कर देंगे, वो नक्सलवाद भी उन्हीं वामपंथियों के देन। तो ये जो वामपंथ बाद में पैदा हुआ, बाद में चला और बढ़ा कांग्रेस के सपोर्ट से, ये भी अपने आप को बुद्धिजीवी वर्ग मान के ही अपने आप को समाज में पालता और पोसता रहा। सामान्यतः जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है वो सरकार के सहयोग से, सरकार के पैसों पर ही पलने वाला वर्ग होता है, जिसको कि अगर सरकार सपोर्ट करना बंद कर दे तो ये वैसे ही समाप्त हो जाएंगे जैसे आप किसी पेड़ को आप पानी डालना बंद कर दीजिए, वो अपने आप सूख जाएंगे। और अब जो है इस देश में ज्यादातर जो बुद्धिजीवी वर्ग जिसको कि कहा जाए कि अपनी अंतिम सांस ले रहा है, वो इसीलिए बिल्कुल किनारे लग चुका है क्योंकि उनको पालने पोसने वाली वो जो सरकार थी, वो जो पूरी व्यवस्था थी, वो धीमे 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 करके खत्म होती जा रही है। अधिकांश राज्यों में लगभग उनकी सरकारें जा रही हैं, वो केंद्र में तो पिछले 11 सालों से नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि बुद्धिजीवी वर्ग केवल और केवल वही होते हैं जो कि सरकार के पैसे पर पलते बढ़ते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग वो भी होते हैं जो सरकार का विरोध भी करते हैं। लेकिन सामान्यतः चूंकि भारतवर्ष की अवधारणा में हम बात कर रहे हैं तो ज्यादातर लोगों ने बुद्धिजीवी वर्ग उन्होंने ही अपने आप को प्रदर्शित किया कि हम बुद्धिजीवी हैं। जैसे जेएनयू में या जामिया मिलिया इस्लामिया में या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो पलने बढ़ने वाले वहाँ के जो शिक्षक थे, वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, या कलकत्ता के जो विश्वविद्यालयों में पढ़ने बढ़ने वाले जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कि अपने आप को बुद्धिजीवी घोषित किया। ऐसा कि नहीं कि मतलब वहाँ सभी बुद्धिजीवी मतलब उसी मानसिकता के थे, बहुत सारे बुद्धिजीवी ऐसे भी हुए जिनके अंदर राष्ट्र भावना भी विकसित हुई। लेकिन फिर उन बुद्धिजीवियों ने जो वामपंथी और मार्क्सवादी और लेनिनवादी विचारधारा के थे उनको उन्होंने दक्षिणपंथी कहना चालू कर दिया। उनको बुद्धिजीवी शब्द से नहीं इस्तेमाल किया, उनके लिए उन्होंने कहा दक्षिणपंथी है। और इसी पूरे सिस्टम में ये अपना भारतवर्ष का कला क्षेत्र भी आया। कला क्षेत्र में विशेषकर वो क्षेत्र जो कि फिल्में बनाने और चलाने वाला काम था, जो नाटक करने वाला क्षेत्र था, जो कि संगीत वाला क्षेत्र था। इसमें भी बहुत सारे बुद्धिजीवी अपने आप को मानने लगे और अपने आप को बताने लगे कि हम भी बुद्धिजीवी हैं। जबकि हमें नहीं लगता है कि कला के इस फॉर्मेट, विशेषकर अगर ये कहा जाए कि फिल्मी फॉर्मेट को आप किसी तरीके से बुद्धिजीवी या बुद्धिजीवी वर्ग से जोड़ सकते हैं। ये बात दूसरी कि कला एक ऐसी चीज होती है जो कि किसी भी व्यक्ति की ऐसी गुण को उजागर करती है जो कि वास्तव में देखा जाए तो बहुत विशिष्ट गुण होता है। कला अपने आप में वैशिष्ट गुण होता है किसी भी व्यक्ति का, और लगभग हर व्यक्ति के अंदर थोड़ी बहुत होती ही है किसी न किसी रूप में। किसी के अंदर कविता करने की कला होती है, किसी के अंदर साहित्य लिखने की कला होती है, किसी के अंदर अच्छा बोलने की कला होती है, किसी के अंदर अच्छा नाचने की कला होती है, किसी के अंदर अच्छा चित्र बनाने की कला होती है, किसी के अंदर अच्छा गाने की कला होती है। लेकिन वही कला जब उसको एक प्रोफेशन के रूप में, एक व्यवसाय के रूप में जब स्थापित कर लिया जाता है तो उसका विकृत स्वरूप आता है बॉलीवुड। बॉलीवुड को विकृत स्वरूप हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज्यादातर वहां पर ऐसे लोगों का कब्जा हो गया जो कि वास्तव में इस देश के द्रोहियों का काम कर रहे हैं। और उसमें से अधिकांश, मतलब आप ये पूरी लिस्ट आप अगर बनाना चाहेंगे तो आपको
सैकड़ों हजारों नाम ऐसे मिल जाएंगे जो वास्तव में इस देश के लिए मतलब कलंक की तरह काम कर रहे हैं, है ना। देशद्रोही, वास्तव में देशद्रोही ही थे वो, जो कि ऐसे ऐसे लोगों के विरुद्ध काम करते थे जो कि अगर किसी भी तरीके से देश के हित में या देश के राष्ट्रवाद के हित में या यहाँ की मूल अवधारणा जो है भारतवर्ष की सनातन धर्म, हिंदू धर्म, उसके पक्ष में अगर कोई बात करें तो उसको वो तिरस्कृत करने का काम करते थे, उनको अलग थलग करने का काम करते थे। और उसमें फिर वहाँ पर जो बॉम्बे में या वहाँ पर जो माफियावाद पर पनपा, उसने भी उनको सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट से उन्होंने बहुत मतलब वर्षों तक इस तरह की अपनी स्थिति बनाए रखी कि जो उन्हीं लोगों को केवल चलने पलने और बढ़ने देते थे जो कि उनकी विचारधारा के हिसाब से काम करते थे या उनकी व्यवस्था के हिसाब से काम करते थे जिसमें कि उनका फायदा होता था, लेकिन वो अपने आप को कहते बुद्धिजीवी थे। तो हमें नहीं लगता है कि केवल ऐसा वर्ग जो कि उस व्यवसाय को, उस अपनी कला को केवल और केवल व्यापार के रूप में इस्तेमाल कर रहा हो और हर तरीके का, आप ये समझ लीजिए कि फिल्मों में तो इतनी गंदी गंदी फिल्में आई जिसकी कोई लिमिट नहीं, मतलब अनाप शनाप तरीके से, और उन सारी फिल्मों को फाइनेंस करने वाले लोग, उन फिल्मों को बनाने वाले लोग, उन फिल्मों को डायरेक्ट करने वाले लोग, उसमें काम करने वाले लोग, उसमें संगीत और देने वाले लोग, उनमें उसमें गाना गाने वाले लोग किस विचारधारा के लोग रहे होंगे, किस विचारधारा के होंगे, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो हम केवल ये बॉलीवुड की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा ये कहने मतलब ये है कि भारतवर्ष में जिस तरीके से अंग्रेजों ने कांग्रेस को एक बुद्धिजीवियों का संगठन बना के अपनी शासन सत्ता चलाई और बाद में उनको अपनी सत्ता सौंपी, उसी तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पर देश विरोधी तत्वों का एक गैंग खड़ा करके उनको बुद्धिजीवियों के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत किया और उनके माध्यम से समाज में अपनी सत्ता चलाने के तरह तरह के उपक्रम किए। और बाद में, और इस बीच में ये भी हुआ कि जो लोग राष्ट्रवादी लोग थे उनको तरह तरीके से आप ये समझ लीजिए कि उनके प्रति गाली गलौज करना, उनको समाज में तिरस्कृत करना, इस तरह के उन्होंने कांड किए हैं कांग्रेस ने जिसकी कोई लिमिट नहीं। और वो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते रहे। तो हमें लग रहा है कि अब इस समाज को बुद्धिजीवियों की सही परिभाषा करनी पड़ेगी, बुद्धिजीवियों को सही वर्गीकरण करना पड़ेगा कि कौन से, हम कह रहे मान लो वो कहें कि ठीक है हमने आपको बुद्धिजीवी कहें, लेकिन अब हम ये इसमें एक वर्गीकरण ये भी करें कि ये राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी है और ये राष्ट्रद्रोही बुद्धिजीवी है, इसका भी वर्गीकरण करने की जरूरत है। और अब है क्या कि 11 साल से उनको खाद पानी मिल नहीं रही है सरकार की, तो वो बहुत सारे कम हो रहे हैं, है ना, लेकिन उसके बाद भी इनको और ज्यादा अभी दबाने की और कुचलने की जरूरत है। कुचलना हम इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि अगर इस समाज में ऐसे बुद्धिजीवियों को कुचला नहीं गया तो इस समाज के लिए बहुत घातक सिद्ध होते हैं, क्योंकि समाज ये समझ नहीं पाता है कि ये वास्तव में समाज के लिए हितकर है या अहितकर है। सामान्य जनता इसको समझ नहीं पाती है और इसलिए ऐसे लोगों को बहुत ही सही ढंग से इनका वास्तव में इलाज करने